गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजू कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI पथरगामा की तरफ से इस हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कुछ प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नाइट सॉइल के बारे में कुछ चर्चाएं की थी, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ जाना था। तो आज नाइट सॉइल डिस्पोजल के अंतर्गत में ही कुछ नोट्स के साथ मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो सारा डाउट्स जो है क्लियर हो सके। नाइट सॉइल डिस्पोजल यानी मल त्याग निपटान, इसके बारे में जो है हम लोगों ने बहुत कुछ जान चुका है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि नाइट सॉइल डिस्पोजल किसे कहते हैं या फिर इनका नाम कैसे पड़ा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था, जान लिया था कि मानव मल को ही जो है नाइट सॉइल के नाम से जाना जाता है। अब नाइट सॉइल डिस्कस किया था हम लोगों ने कि पहले जो मानव होते थे उनकी संख्या भी उतनी अधिक नहीं थी और ना ही वे ज़्यादा विकसित थे। इसी वजह से क्या करते थे, वे अपना मल परित्याग करने खुले स्थान में रात के अंधेरे में जाते थे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि उसके पास रहने के लिए घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे, तब वे अपने मल मूत्र परित्याग करने के लिए रात के अंधेरे में खुले स्थान में जाया करते थे। और साथ ही साथ उन लोगों का ये भी मानना था कि जो मानव मल है उसमें जो है कई प्रकार के पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, जो यानी खेत की उर्वरा शक्ति को जो है बढ़ाते हैं। और यही सब कारण था जिनकी वजह से जो है मानव मल को ही नाइट सॉइल के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने एक और चीज़ जाना था सीवर के बारे में। पहले जो हम लोगों ने जाना था नाइट सॉइल, उसमें क्या हुआ करते थे कि जो भी मानव थे वे विकसित नहीं थे, घरों में शौचालय नहीं थे, इसी वजह से वे खुले खेतों में जाते थे शौच करने के लिए और साथ ही खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते थे, उनका ये भी मानना था। लेकिन अब के सिचुएशन क्या हो गया है, अब क्या होने लगा है, सबके घरों में शौचालय बनने लगे हैं। अब पहले जो मानव मल हुआ करते थे वह जो है अब क्या होता है, एक तरल अपशिष्ट का रूप ले लिया है। और यही तरल अपशिष्ट के रूप को जो है हम लोग क्या करते हैं, सीवर के नाम से जानते हैं। यानी अगर सीवर का डेफिनेशन हम लोग बोले तो मानव मल या अन्य अपशिष्ट पदार्थों को पानी के द्वारा बहाना ही सीवरेज प्रक्रिया कहलाता है। सीवेज प्रक्रिया में मानव मल को पानी के प्रेशर द्वारा सीवर पाइप में बहाया जाता है। अब ये सीवर में क्या होता है कि सीवर जल में 99% जल एवं 1% मल की मात्रा होती है। ये भी हम लोगों ने जाना था कि जो भी तरल अपशिष्ट होती है, जो भी स्वेज निकलता है, उसमें क्या होते हैं 99% जो है जल हुआ करते हैं और 1% जो होता है वो क्या होता है, मल होता है। किसमें, सीवर में। नेक्स्ट हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था कि जो भी स्वेज बनते हैं, जो भी गंदगी बनती है, तरल अपशिष्ट बनती है, उनको जो है हम कैसे डिस्पोजल करते हैं। यानी डिस्पोजल का मीन्स मैंने आप लोगों को बताया था कि निपटान होता है, यानी उसे कैसे निपटाया जाता है, कौन से तरीके हैं। तो मेनली हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि दो तरीके होते हैं। फर्स्ट जो होता है डिस्पोजल करने का तरीका, वो होता है डायरेक्ट फ्लो इनटू वाटर सोर्स। यानी क्या करते हैं, सीधे के सीधे जो भी स्वेज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी के स्रोत में बहा देते हैं। वो नदियाँ हो सकती हैं, तालाब हो सकते हैं, झरने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, सीवेज के पानी को जो है सीधे के सीधे क्या करते हैं, पानी के स्रोत में बहा देते हैं। जो कि हम लोगों ने देखा था इससे कई क्या होते हैं, हानियाँ भी हैं। इससे वाटर पोल्यूशन बढ़ता है, जो भी जलीय जीव होते हैं उनको काफ़ी हानियाँ पहुंचती हैं। अगर हम लोग उस वाटर को यूज करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी देखी थी जो क्या होता है, हम लोगों के स्वास्थ्य पर हानि करता है। अगला जो पॉइंट था वो हमारा था यूटिलाइजिंग स्वेज आफ्टर ट्रीटिंग। यानी जो भी हम लोग स्वेज बहाते हैं तो उसे बहाने के पहले जो है हम लोग क्या करने का प्रयास करते हैं, उनका उपचार करने का प्रयास करते हैं, यानी उनका ट्रीटमेंट करते हैं। यानी वो पानी जो है किसी और को ज़्यादा दूषित ना करे, स्वास्थ्य खराब ना करे, जलीय जीव ना मरे, वाटर पोल्यूशन ना हो और तरह की जो हानियाँ होती हैं
वो ना हो, इसलिए क्या करते हैं हम उसको बहाने के पहले सीवर की गंदगी को क्या करते हैं, उपचार करने का प्रयास करते हैं, क्लीन करने का प्रयास करते हैं, स्वच्छ करने का प्रयास करते हैं। ये दो तरीके हैं किसको, मेथड ऑफ स्वेज डिस्पोजल, यानी कि जो भी अपशिष्ट होते हैं स्वेज के उसको हम लोग क्या करते हैं, निपटान करने के। दो तरीके कौन कौन, पहला जो है डायरेक्ट फ्लो इनटू वाटर सोर्स, और दूसरा जो होता है यूटिलाइजिंग स्वेज आफ्टर ट्रीटिंग, यानी सीधे पानी के स्रोत में बहाना, और दूसरा है उसके उपचार करने के पश्चात जो है उसको क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं या फिर अन्य स्रोत में उसको बहाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो यूटिलाइजिंग स्वेज आफ्टर ट्रीटिंग है, इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कुछ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो भी ट्रीट करने का, उपचार करने का तरीका होता है वो अलग अलग तरीके होते हैं उनके। फर्स्ट जो तरीका है, पहला हम लोग क्या है देखते हैं कि डायरेक्ट फ्लो इनटू वाटर सोर्स। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो भी होती हैं उसको हम लोग डायरेक्ट पानी में बहा देते हैं, नदी, दरिया, तालाब, इस पे बहा करके क्या करते हैं, सीवर गंदगी का निपटान कर देते हैं। जो स्वेज का गंदगी है उसको सीधे वाटर स्रोत में बहाने की परंपरा जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी, कि 1876 में इसे कानून बनाकर फिर से इसमें पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी इसी में इसलिए लगा दी गई क्योंकि इससे जो है काफ़ी हानियाँ होती हैं, और इन्हीं हानियों को रोकने के लिए क्या किया गया, ब्रिटेन में एक कानून बना दिया गया 1876 में, कि अब से जो है ऐसी कोई भी स्वेज के पानी को जो है हम लोग क्या करेंगे, सीधे वाटर सोर्स पे नहीं बहाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो हमारा क्या था, यूटिलाइजिंग स्वेज आफ्टर ट्रीटमेंट। तो यह कुल 3 मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रीट करने का प्रयास करते हैं, यानी उपचार करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट जो हमारा मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट लैंड ट्रीटमेंट, यानी क्या करते हैं, जो भी स्वेज होता है हम लोग उसको सीधे किसी फील्ड पे बहा देते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होता है कि जो भी फील्ड होता है, जो भी खेत होता है, आकार जो है, साइज हो उसका काफ़ी बड़ा हो, और नहीं तो ये क्या करता है, उल्टा ऑपोजिट साइड इफेक्ट हम लोग पे डालता है। अगला पॉइंट जो है वो है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, कुछ रसायनों का उपयोग करते हैं स्वेज को ट्रीटमेंट के लिए। और थर्ड जो हमारा प्रोसेस है वो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जैविक उपचार। तो इन तीनों पॉइंट को जो है हम लोग बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा डायरेक्ट लैंड ट्रीटमेंट। डायरेक्ट लैंड ट्रीटमेंट में जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें स्वेज के पानी को, जो तरल अपशिष्ट होता है, उसे हम सीधे खेत में बहा देते हैं। और इसमें एक कंडीशन ये होता है कि खेत का आकार जो है वो बड़ा होना चाहिए। हालांकि यह उतना अच्छा विधि नहीं होता है, फिर भी क्या करते हैं, हम इसका इस्तेमाल कहीं कहीं पे करते हैं। लेकिन इसका हम ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि खेत का आकार जो है बड़ा होना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि छोटी खेत में अगर हम इसको बहाते हैं तो उसमें जो है कीड़े पनपने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो हमारा होता है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट पे क्या करते हैं कि किसी भी स्वेज तरल अपशिष्ट को बहाने के लिए हम कुछ रसायनों का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें क्लोरीन, एलम, यानी कि जो फिटकरी होता है हम लोग को उसका, या फिर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं स्वेज के पानी को स्वच्छ करने के लिए, ताकि क्या हो, हम इस पानी का थोड़ा बहुत किसी वर्क में, फसल उगाने जैसे कामों में इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये था हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो जैविक उपचार। अब जैविक उपचार क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें जो क्या करते हैं हम लोग, कुछ बैक्टीरिया को जो है हम लोग स्वेज के पानी में डालते हैं। वे बैक्टीरिया क्या हो करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी स्वेज के अणु होते हैं उनको तोड़ देते हैं। और अगर हम सीधे लैंग्वेज में बोले तो बैक्टीरिया जो हैं, जो भी स्वेज के गंदगी होते हैं उसको खा के पचा देते हैं, और जो भी वाटर होते हैं उसको अलग कर देते हैं, ताकि उस वाटर को हम क्या कर सकें, पुनः किसी काम में उपयोग ला सकें। ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का नोट्स, आप लोग इसको देखते चलेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी तक जाना कि किस टाइप से हम लोग, यानी स्वेज के पानी को जो है हम लोग निपटान कर सकते हैं।
लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम इसे सही तरीके से इसका डिस्पोजल ना करें तो हम लोगों को कौन सी हानियां होंगी या फिर कौन सा पॉल्यूशन होगा, कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हेडिंग में भी मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, पॉल्यूशन जनरेटेड ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्वेज। अगर सही तरीके से स्वेज के पानी को निपटान ना करें तो उससे कौन कौन से प्रदूषण उत्पन्न होंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, मक्खियों का उपद्रव यानी न्यूसेंस ऑफ फ्लाई। हम इन सभी पॉइंट्स को बारी बारी से भी जानेंगे, पहले हम इसके मेन बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, न्यूसेंस ऑफ फ्लाइज यानी मक्खियों का उपद्रव। सेकंड जो है वो है सॉइल पोल्यूशन, यानी कि इससे मृदा पोल्यूशन भी होता है, मिट्टी का प्रदूषण भी होता है। थर्ड जो होता है वो वाटर पोल्यूशन है, यानी कि जल का प्रदूषण भी होता है। और फोर्थ जो है वो है फूड कंटेंटिमिनेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, भोजन प्रदूषण होता है। अब इन चारों पॉइंट को जो है हम बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो है न्यूसेंस ऑफ फ्लाइज। अब न्यूसेंस ऑफ फ्लाइज क्या होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को समझाया था कि न्यूसेंस ऑफ फ्लाइज में क्या होता है कि जो भी मानव मल परित्याग करते हैं, अगर खुले में कुछ देर तक उसको छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि मक्खियों का झुंड जो है भिनभिनाने लगता है, और यही मक्खियाँ क्या करती हैं, बाद में जाकर हमारे भोजन में बैठती हैं, जिससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियाँ होने लगती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है, हानिकारक रसायन तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी हानिकारक रसायन होते हैं उसके वजह से क्या होता है, मिट्टी का उर्वरा शक्ति जो है वो भी खत्म हो जाता है और मिट्टी विषैला हो जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं उसमें कोई भी फसल उगा नहीं सकते हैं, और अगर उगा भी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग को कुछ बीमारियां होने का भी खतरा हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जो है स्वेज के पानी को जो है सीधे मिट्टी में नहीं बहाते हैं। नेक्स्ट जो होता है हम लोग का वो होता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बता चुका है कि इसमें जलीय जीव बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ उस वाटर को यूज़ करने वाले, चाहे वो जिस भी तरीके से यूज करते हो, फसल उगाने के लिए, पीने के लिए, और भी तरीके हो सकते हैं, इन सारे चीज़ों में क्या करते हैं, स्वेज के पानी को अगर सीधे तौर पे हम लोग बहाते हैं तो सारे के सारे जलीय जीवों को या मानवों के स्वास्थ्य में भी क्या होता है, इसमें इफ़ेक्ट होता है। और साथ ही साथ इस पानी का उपयोग करने से हमें मलेरिया, हैजा, डायरिया जैसे इत्यादि बीमारी हो सकते हैं। इसीलिए जो है हम लोग को वाटर पोल्यूशन से भी इसमें बचना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो फूड कंटेमिनेशन है। इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया न्यूसेंस ऑफ फ्लाइज के बारे में, जो मक्खियों का उपद्रव होता है, एग्जैक्टली इसमें भी वही होता है कि मक्खियाँ जो हैं मानव मल से उड़ करके आती हैं और हमारे भोजन पर बैठती हैं, और भोजन पर बैठने के बाद भोजन को दूषित कर देती हैं, और अगर हम लोग उस भोजन को खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कि भोजन को हमेशा जो है ढक कर रखें, ताकि उसमें किसी प्रकार की मक्खियों का आक्रमण ना हो। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने चर्चा की। अब हम एक पॉइंट्स और भी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो है हमारा है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटरिन एंड देयर यूजेस, यानी जो भी शौचालय हम लोग तरल अपशिष्ट निपटान के लिए यूज करते हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं और उनका हम लोग किस टाइप से यूज करते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो मेनली जो है हम लोग 4th टाइप के लेटरिन्स यूज करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हमारा होता है बोर होल लेटरिन, डग वेल लेटरिन, आरसीए लेटरिन, एंड फाइनल होता है सेप्टी टैंक। तो इन सारे लेटरिन को जो है हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हमारा बोर होल का लेटरिन होता है। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो फिगर मैंने दिया है ये बोर होल लेटरिन का ही फिगर है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के शौचालय में सामान्यतः क्या करते हैं हम लोग, 40 सेंटीमीटर व्यास का एक गोल छेद होता है, जिसमें खुदाई वाले मशीन का उपयोग करके क्या करते हैं 6 से 8 मीटर लंबा तक गहराई हम लोग क्या करते हैं इसको खोदते हैं। और साथ ही साथ इसमें शौचालय का तल और शौचालय की जो संरचना होती है वो भी हमें इसमें क्या करते हैं बनाने का
प्रयास करते हैं। इस तरह के लेटरिन का सबसे पहला जो है विकास स्वतंत्रता के पूर्व अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता के द्वारा किया गया था। ये मैं ज़रा आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि बोरहोल लेटरिन का जो है विकास स्वतंत्रता के पूर्व अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता के सहयोग से किया गया था। तो ये पॉइंट जो है याद रखने योग्य है, आप लोग याद रख सकते हैं। इस प्रकार के शौचालय का सबसे पहला उपयोग जो है अफ्रीका के लोगों और साथ ही साथ कुछ दक्षिण और पश्चिम अमेरिका के प्रांतों में आज भी हो रहा है। लेकिन इस प्रकार के शौचालय का एक दोष ये भी है कि इसमें गड्ढे की दीवारों के ढहने और टूटने का जो है ज़्यादा डर लगा रहता है। इसीलिए भारत में जो है इस प्रकार के शौचालय ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है क्या होता है, भूतल यानी जो भी हम लोग का भूमजल होता है वो भी प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट जो हमारा शौचालय है वो हमारा है डग वेल लेटरिन। डग वेल लेटरिन जो है वो भी बोरहोल टाइप का ही होता है, लेकिन एक डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसमें जो भी गड्ढे को ढहने का डर लगा रहता है उससे बचने के लिए इसमें क्या किया जाता है, पक्के से बनाया जाता है और इसमें एक प्लेट भी लगाई जाती है जिसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग शौच करने के लिए बैठते हैं उसे सीट के रूप में यूज करते हैं। और साथ ही साथ इसके चारों ओर एक अधिसंरचना बनाई जाती है ताकि शौच जाने वाले की क्या हो, गोपनीयता बनी रहे। अब डग वेल शौचालय का निर्माण जो है थोड़ा सा हम लोग को क्या होता है, महंगा पड़ता है। बोरहोल की लेटरिन के तरह ही ये भी जो है क्या करते हैं, भूमि जल को जो है प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा होता है आरसीएल लेटरिन। अब आरसीएल लेटरिन जो है एक वाटर सील शौचालय होता है जो क्या होता है अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। इस प्रकार के शौचालय में क्या करते हैं हम लोग, सीट गड्ढे से थोड़ी दूरी में बना कर रखते हैं और गड्ढे से सीट तक में एक क्या करते हैं, पाइप के द्वारा हम लोग इसको जोड़ के रखते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है हम लोग फ्लैश के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल का इस्तेमाल भी करते हैं। इसलिए इंडिया में अभी जो है आरसीएस शौचालय ज़्यादा प्रचलित है। और फाइनल पॉइंट जो हम लोग का होता है वो होता है सेफ्टी टैंक। यह शौचालय फ्लैश टाइप का एक पक्का शौचालय होता है। इसमें क्या करते हैं, फ्लश करके यानी पानी डाल करके जो है हम लोग का जो भी मल होता है उसको एक खास प्रकार के क्या करते हैं, चैम्बर में डाला जाता है। और ये चैम्बर जो है ईंट और पत्थरों द्वारा निर्मित होता है तथा इस चैम्बर में बदबू को रोकने के लिए भी क्या करते हैं, एक जाल का इस्तेमाल करते हैं। सेप्टिक टैंक को क्या करते हैं, दो तरह के से खुला छोड़ा जाता है। एक तरफ से क्या करते हैं, सीवर गंदगी यानी इनलेट जो है बफेल आता है और दूसरे तरफ वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाता है जिसे आउटपुट बफेल कहते हैं। पिक्चर में आप लोगों को दिखा सकता हूँ और साथ में एक बार ये पिक्चर में आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हो इनपुट बफेल, यानी इनपुट बफेल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेज इंटर फ्रॉम हाउस, यानी जो भी मानव मल होता है, जो फ्लैश किया हुआ मल रहता है वो क्या करते हैं, इनपुट बफेल के द्वारा सीधे इस वाले चैम्बर में आता है। अब इस वाले चैम्बर में क्या होते हैं, जो मानव मल होते हैं वो स्लज के रूप में जो है सबसे नीचे तली में बैठ जाते हैं और बाकी जो वाटर होता है वो तली के ऊपर में तैरते रहता है। और सबसे ऊपर जो आप लोग स्कम के रूप में देख रहे हैं, ये स्कम क्या होता है कि जो भी तेलीय पदार्थ होते हैं वो पानी के ऊपरी परत में तैरते रहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, स्कम के रूप में करते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है, इसमें एक और चैम्बर रहता है और उस चैम्बर में भी जब फर्स्ट चैम्बर यानी जो प्राइमरी चैम्बर होता है वो भर जाता है तो वो ओवरफ्लो होकर के सेकेंड चैम्बर में जाता है। और सेकेंड चैम्बर में का भी जो प्रोसेस होता है सेम ही रहता है कि इसमें सबसे नीचे में क्या होता है, स्लज बैठते हैं, देन उसके ऊपर क्या होता है, वेस्ट वाटर होता है और सबसे ऊपरी परत में जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्कम होता है यानी जो तेलीय पदार्थ होते हैं। और इसके क्या करते हैं, इसके साथ साथ ही जो आउटपुट बफेल होते हैं हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन के माध्यम से, पाइप के माध्यम से उसे किसी और पाइपलाइन में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जो पब्लिकली हो सकता है या फिर जो भी डिस्पोजल करने का तरीका हो, हम उस पाइपलाइन को सीधे सेप्टिक टैंक के पाइपलाइन से जोड़ देते हैं। तो ये था हमारा नाइट सॉइल डिस्पोजल का एक शॉर्ट नोट, जो आप लोगों को आशा करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा।
तो इस चैप्टर के लिए इतना ही, फिर अगले चैप्टर के लिए मैं आप लोगों को अगला पोस्ट दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।